नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम अशोक वानखेड़े साहब के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। हफ्ते भर की खबरों का लेखा-जोखा। अशोक भाई, आज हम लोग असल में जैसे खाना होता है ना, पहले सूप दिया जाता है, फिर हल्का खाना, पहले से हमें लगता है जो असली खाना जिसको दाल-चावल कहते हैं वो लास्ट में, क्योंकि मध्य प्रदेश और राजस्थान के इलेक्शन की बात करना आवश्यक है। वो हमारे दर्शकों को भी लगता है कि उसको, लेकिन उससे पहले देश में कुछ ऐसे राजनीतिक घटनाक्रम हुए जिसपे अ, आपसे समझना, आप किस तरह से देखते हैं और लोगों को भी समझाने की जरूरत है। तो मेरे हिसाब से जो सबसे पहली चीज हम लोग शुरू करें वो एप्पल वाला एक मामला है। देखिए, एक एप्पल इंटरनेशनल कंपनी है, उसका उसका टर्नओवर ही इतना बड़ा है। अब एप्पल कंपनी अपने कुछ ग्राहकों, मेरे आपके पास भी एप्पल का फोन है, मेरे पास भी एप्पल का फोन है, लेकिन कुछ लोगों को जो जिसपे करीब 15-20 नाम सार्वजनिक भी हो गए हैं, उनको नोटिफिकेशन भेजती है अपनी तरफ से और कहती है कि आपका फोन कॉम्प्रोमाइज्ड है और ये स्टेट स्पॉन्सर्ड। और मैं जरा दर्शकों को एक एक इसका भयानकता बता दूं। वो कह रहा है कि आपका फोन का कैमरा, आपका माइक्रोफोन, सब चीज है और इसमें महिलाएं भी हैं, और अगर आपका कैमरा कॉम्प्रोमाइज है और ये फोन मेरी टेबल पे रखा है, तो ये मेरी निजता ही नहीं है, ये मेरे ख्याल में क्रिमिनल ऑफेंस की एक्सट्रीम है। कोई कपड़े बदलने गया है, कोई कहीं बाथरूम में गया, भाई बाथरूम में आज बहुत से लोग अपना फोन लेके जाते हैं, ये कहना झूठ बात होगी। तो मैं जरा इस पे पहली बात ये, और सरकार कह रही है कि वो तो 150 देश में नोटिस भेजा है, तो हमें क्या मालूम, वो तो सबको अरे भाई, तुम स्टेट नहीं हो तो क्या कोई स्टेट अडानी जी है क्या? कह रहे हो कि स्टेट का हमें नहीं मालूम, हम स्टेट है कि नहीं? तो इस पे जरा एक अशोक भाई, इससे शुरू करते हैं, ये है क्या मामला? देखिए आनंद जी, ये मामला बड़ा सिंपल और मतलब ज्यादा जितना कॉम्प्लिकेटेड लोग कर रहे हैं उतना ही नहीं। सीधा है। एप्पल फोन फोन जो है, आईफोन जिसे हम कहते हैं, ये मोस्ट सिक्योर्ड फोन माना जाता है। नॉन एप्पल फोन जो है वो एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म पे है, वो बहुत जल्दी हैक हो जाते हैं। मतलब 8वीं 9वीं वाला लड़का भी आपके फोन के पास बैठ के आपका फोन हैक कर लेगा। लेकिन एप्पल का फोन हैक नहीं होता। ये एप्पल के फोन की खासियत है। यही कारण है कि उसका सेल भी इतना ज्यादा है। अब प्रॉब्लम ये है कि एप्पल की यहाँ सारा ऑटोमाइज्ड है। ऐसे में यदि किसी भी एप्पल के ग्राहक का फोन के साथ हैकर्स हैकिंग का प्रयास करते हैं, तो उन्हें ये समझ में आता है और वो तुरंत एक नोटिफिकेशन भेजते हैं कि आपके फोन को हैक करने का प्रयास किया जा रहा है। एप्पल एक कॉशन के तौर पे एक आपको पहले इंटीमेशन देता है कि आप जरा तैयार रहिए। उसमें वो कहता है कि आपका सारा कम्युनिकेशन, मतलब आपका मोबाइल फोन, आपके व्हाट्सएप, वो आपके जितने भी एंड्रॉइड, मतलब जितने भी आप एप्स यूज करते हो सारे, इंक्लूडिंग ईमेल, ये तो आपका जो सिक्योर डाटा है आपका पर्सनल, वो हैकर्स के पास जा सकता है। साथ ही ये जो माइक्रोफोन और जो कैमरे हैं, ये भी एज अ कैमरा, आप उस हैकर दैट कैन यूज योर कैमरा। मतलब अभी यदि आपने फोन रखा है तो आपके उस कैमरे के सामने जो भी दृश्य होगा वो हैकर को नेट पे, लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे आ जाएगा। या जो आप बातचीत करते हैं, ये जो आप जोर से छींक भी दिए, आपका फोन बंद भी हो है तो भी उसका माइक्रोफोन लगातार एज अ माइक्रोफोन फॉर वो बगिंग जैसा यूज होता है। और ये बात तब हुई कि सबसे पहले महुआ मोइत्रा के यहाँ ये आया है और वो नोटिस ये कहता है इट इज अ स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकिंग। स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकिंग कौन सी होती है? अब उसमें आया किसको है? महुआ मोइत्रा को आया, उसमें शशि थरूर को आया, उसमें पवन खेड़ा को आया, उसमें राघव चड्ढा को आया, उसमें सीताराम येचुरी को आया। ये जो लोगों के नाम मैं ले रहा हूं, ये तमाम इंडिया गठबंधन के नेता है। ये वो लोग हैं, प्रियंका चतुर्वेदी पे आया, ये वो लोग हैं वो जो लगातार मोदी सरकार को हेड ऑन ले रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं सरकार। जब सरकार पे सवाल उठा रहे हैं तो क्या सरकार इनकी जासूसी कर रहा है? क्या सरकार इनका बगिंग करने का प्रयास कर रहा है? ये सवाल उठना नेचुरल है, क्योंकि इसमें कोई भी मनगढ़ंत, जैसे ये ओरल या मन किसी के हियर से नहीं है कि किसी ने कह दिया और आपने आरोप लगा दिया। ये बाकायदा एप्पल कंपनी से आया हुआ निर्देश है, आपको सूचना है। अच्छा, एप्पल कंपनी के वहां से, भाई जब वो करते स्टेट स्पॉन्सर,
तो मुझे एक बात बताइए, पाकिस्तान, श्रीलंका, अमेरिका, जापान, जर्मनी, ये तमाम देश जो है वो, उनको पवन खेड़ा के फोन से क्या मतलब, उनको महुआ मोइत्रा के फोन से क्या मतलब है? यदि उनको मतलब भी होना चाहिए तो फिर वो अमित शाह जी के फोन से मतलब होना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी के फोन से मतलब होना चाहिए, जयशंकर के फोन से मतलब होना चाहिए, डोवाल साहब के फोन से तकलीफ होना चाहिए उनको। लेकिन ये जब इस टाइप की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये जो चीजें हैं, ये कहीं सरकार वही पैगासस वाला खेल तो फिर से नहीं खेल रही है। क्योंकि पैगासस का जब मामला आया था और पूरा देश इससे आंदोलित था, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी ये ओपन हो गया था कि ये पैगासस भारत के इन पत्रकारों के, नेताओं के, जो विपक्ष के हैं, सत्ता पक्ष के, इन तमाम लोगों के उस पे पैगासस की एंट्री दिखाई दी गई थी। अब सवाल है कि पैगासस ये सिर्फ वॉर वेपन होने की वजह से सरकारी खरीद सकती है, तो केंद्र सरकार लगातार डिनायल मोड पे थी, केंद्र सरकार बात नहीं कर रही थी। सर्वोच्च न्यायालय ने जो कमेटी अपॉइंट की, तब केंद्र सरकार ने एग्री किया कि हमने खरीदा है, लेकिन फिर ये यूज कैसा हुआ तो फिर केंद्र सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। तो जिस सरकार का रिकॉर्ड ही जासूसी करने वाला रिकॉर्ड है, तो ऐसे में विरोधी पार्टियों के नेताओं के फोन पे यदि आईफोन ये इंटीमेशन देता है कि आपका स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर, सरकार आपका फोन हैक करवा रही है, थोड़ा सतर्क रहिए, तो फिर ये तो सरकार पे आरोप होगा। सरकार ने तो लीपापोती वाला दिया कि हम इंक्वायरी कर रहे हैं, हम एप्पल को कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करे, ये करे वो करे। उन्हें भी पता है कि एप्पल का अपना इंटरेस्ट है, एप्पल की आने वाले समय में टाटा के साथ यहाँ पे फैक्ट्री भी लगने वाली है। तो एप्पल ये मामला रफा दफा होगा, ये बात उतनी ही सच है। लेकिन सरकार किस लेवल के निचले स्तर पे उतर आई है, ये तो इससे इंडिकेट होता है। और ये मामला भी हमने आज डिस्कशन में पहले लिया, क्योंकि आपने खाने का थाली का जिक्र किया था। तो खाने के थाली में जब रोटियां गरम गरम आती है तो पहले परोसी जाती है। तो मुझे लगा ये ताजा ताजा मामला है, गरम मामला है, ये बिल्कुल चल ही रहा है वर्तमान में। आज भी सरकार ने डिनाई किया। गोदी चैनल ये एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहे हैं कि इसमें सरकार का कोई हाथ नहीं, और सरकार के प्रवक्ता से ज्यादा मैं ब्लैक एंड व्हाइट प्रोग्राम में वो चौधरी साहब पूरा टाइम बता रहे थे कि ये कैसा गलत है और इसमें विपक्ष क्यों इसमें ये कर रहे हैं। और इसमें बेसिकली ये इशू और जोर पकड़ गया क्योंकि राहुल गांधी ने इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और फिर राहुल तो हर मौके पे छक्का लगाते हैं, नजर हटी दुर्घटना घटी वाला मामला है। एक विपक्ष के नेता है, विपक्ष के नेता का काम ही होता है कि सरकार की गलती पे चौकार छटकार लगाना, और उन्होंने वही किया। तो उससे शायद मुझे लगता है कि बाकी गोदी चैनल बहुत आहत थे कि राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली तो वो कितना गलत है, और ये ऐसा होता रहता है, और ये गलती से भी हो गया होगा, ये एल्गोरिदम का भी मिस्टेक हो सकता है। ऐसी कई थ्योरीज मार्केट में आई है। ये कोई एल्गोरिदम का गड़बड़ नहीं है, वो आईफोन है, एप्पल है, जो विश्व का बेस्ट सिक्योर्ड माना जाता है, वह ऐसी गलतियां नहीं होती। ये गलती करार करने का प्रयास कर रहे हैं उसको। देखिए आगे क्या होता है कि अभी आईफोन की तरफ से भी कुछ ये आएगा, मतलब इन्वेस्टिगेशन यदि होता है देश में तो कुछ ना कुछ तो लिपापोती करने का ही प्रयास करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत घातक है। यदि आप किसी के फोन, और ये निजता का कानून है, अपने यहाँ राइट टू प्राइवेसी, निजता के अधिकार का हनन है। और इसमें दो महिलाएं हैं खासकर, प्रियंका चतुर्वेदी और महुआ मोइत्रा। जी, मैं अशोक भाई एक और चीज हुई, क्योंकि इसके अलावा जो दूसरी चीज, जैसे खाने में पहले आपने गर्म रोटी खा ली, लेकिन अब जो मामला है वो केजरीवाल और मनीष सिसोदिया साहब का है। मुझे अभी भी नहीं समझ में आ रहा, मुझे ये पच नहीं रहा है, मैं कहूं या पाच्य है कि मनीष सिसोदिया पे सुप्रीम कोर्ट बताता है कि भाई ये तो ट्रायल कोर्ट में 2 मिनट नहीं टिकेगा, मामला बिल्कुल बेकार है, कोई है कुछ है ही नहीं। फिर बेल एप्लीकेशन में अनप्रेसिडेंट चीजें होती हैं। बेल एप्लीकेशन इज नॉट ट्रायल, वो जजमेंट नहीं है। बेल एप्लीकेशन या तो दी जाती है, नहीं उसमें वो ऑर्डर रिजर्व करता है, और ऑर्डर रिजर्व करके 10-15 दिन बाद वो कहता है कि नहीं, बेल खारिज की जाती है, बेल की एप्लीकेशन खारिज की जाती है। और जिस दिन ये आता है उसी दिन शाम को केजरीवाल साहब को 2 तारीख को ईडी के सामने उपस्थित होने का नोटिस मिलता है। और इस पे सट्टा बाजार बहुत गर्म है कि वो कल गिरफ्तार हो जाएंगे, जब वहां पहुंचेंगे घर वापस आके, कि कल जाएंगे घर आएंगे, उसके 2-4-10 दिन बाद गिरफ्तार होंगे। इस पे सट्टा बाजार में खूब बोली लग रही है।
तो मुझे लगता अब है जरा आनंद जी, मुझे लगता है कि केजरीवाल जी की दिवाली जेल में मनेगी शायद, ऐसा मुझे आशंका है। क्योंकि इन 5 राज्यों के चुनाव की दिखती हुई हार से सरकार बौखला गई है, खासकर सत्ता पक्ष। और वो बार-बार इंडिया गठबंधन के लोगों की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठा रहा है। लेकिन हमने ये भी देखा कि ईडी का प्रोसिक्यूशन रेट कितना है, 1000 में 4, 0.04%, इतना 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 कम है। और जो भी प्रोसिक्यूट हुए वो बेचारे कोई छोटे-मोटे व्यापारी है, जो बड़े गन थे वो तो छूट ही गए। सवाल सर्वोच्च न्यायालय का ये है कि सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा, देयर इज अ मटेरियलिस्टिक एविडेंस टेंटेटिवली सजेस्टिंग, टेंटेटिव है उसमें। और बाकी 2 करोड़ 20 लाख के आरोप ईडी के थे, उसमें बाकायदा उन्होंने कहा कि भाई इसमें तो सीबीआई ने भी कुछ नहीं कहा, सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन पे ही ईडी आया है। जब सीबीआई ने 2 करोड़ 20 लाख का कोई जिक्र नहीं किया तो ये कहां से उठा के लाए। उनमें ये भी कहा कि जो 100 करोड़ की बात आप करते हैं वो एक विवाद का विषय है, इट्स अ डिबेटेबल इशू। 100 करोड़, अब उसी 100 करोड़ में से 45 करोड़ गोवा भेजे। अब इनका आरोप है गोवा भेजे, लेकिन किसने भेजे, किसको भेजे, किसके हाथ में गए, किस रूट से गए, किसने कहाँ खर्चा किया, वो 45 करोड़ रुपए कहाँ खर्चा हुए। गोवा चुनाव में खर्चा हुए होंगे तो किसी ना किसी को तो दिए होंगे। 45 करोड़ रुपए तो गोवा की जनता तो इतनी पॉपुलेशन भी नहीं है इतने कि पैसे बांटो सबको। तो ये कहीं ना कहीं होर्डिंग वाले को दिए होंगे, कहीं को दिए होंगे, कुछ तो पैसा होगा कहीं तो। दूसरी बात, इसी को मैं लिंक करता हूं क्योंकि ये सारा मामला ये हो रहा है कि जैसा महुआ मोइत्रा पे जो केस चल रहा है वो है कैश फॉर क्वेरी, ये है कैश फॉर डोनेशन, डील फॉर डोनेशन। वहां सीसीए तो आप डीडी कर सकते हो, यहाँ पे डील फॉर डोनेशन। उनका ये कहना है कि एक नई दारू की नीति, एक्साइज पॉलिसी नई लाई, उससे 14 होलसेलर्स को आपने फायदा पहुंचाया 338 करोड़ रुपए का, उसमें से 100 करोड़ रुपए आपने लिए। अब सवाल ये है कि जो पहला एविडेंस इनके पास है वो 32 लाख का चेक है जो अरोड़ा ने इसको मनीष सिसोदिया को दिया, लेकिन वो पार्टी का चंदा है। तो आम आदमी पार्टी को अभी तक इन्होंने पार्टी बनाया नहीं। खन्ना साहब ने तो कहा था, जस्टिस खन्ना ने, कि भाई आप इसको आम आदमी पार्टी को पैसे मत दीजिए। जब इसमें भाई उसने हाथ में चेक ही लिया ना, चेक तो उसके अकाउंट में नहीं गया, चेक तो आम आदमी पार्टी के अकाउंट में गया, तो आम आदमी पार्टी को पार्टी बनाओ, वो तो नहीं बनाई इन्होंने। वो 32 लाख के इलेक्ट्रोल बॉन्ड लिए होते तो क्या ये केस बनता। और यदि जी इलेक्ट्रोल बॉन्ड उन्होंने लिए नहीं और कैश सीधा डोनेशन लिया पार्टी में, तो क्या इलेक्ट्रोल बॉन्ड का जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है वो वाकई पब्लिक के लिए ओपन होना चाहिए। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के बारे में जानने का अधिकार नहीं है पब्लिक को, ऐसी सरकार कहती है। ये सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की बात करती है। मेरा सीधा सवाल, कानून छोड़िए, किसका अधिकार है किसका अधिकार नहीं है ये छोड़िए, क्या भारतीय जनता पार्टी में इतनी नैतिकता और ट्रांसपेरेंसी है? क्या नरेंद्र मोदी अपने आप को इतना पाक साफ समझते हैं? तो भारतीय जनता पार्टी उन्हें मिले हुए इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के जो जनक है, जिसने दाता है, उन दाताओं की लिस्ट क्यों नहीं अनाउंस करते? यदि किसी उद्योगपति ने आपको बीजेपी को वो डोनेशन दिया है तो उसमें शर्म किस बात की, उसको छुपाना किस बात का? ये जो दाता है ये गुप्त 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 दान क्यों देना चाहता है? ये कारपोरेट सेक्टर का आदमी है। यदि कोई इंडिविजुअल है और उसने 10 करोड़ रुपए दिए हैं तो इनकम टैक्स में तो कहीं ना कहीं तो दिखाना पड़ेगा उसको, ये 10 करोड़ रुपए कहां से लाए और कहां से दिए। ये बीजेपी को या तमाम राजनीतिक दलों को जिनकी सरकार राज्यों में, विभिन्न राज्यों में है, क्या उनको इलेक्टोरल बॉन्ड एक रिश्वत के तौर दिए जाते हैं? आप किसी ठेकेदार को ठेके देते हो, आप किसी को काम देते हो, किसी को सप्लाई का काम देते हो, किसी को पॉलिसी में बदलाव करके भारी फायदा पहुंचाते हो, कोई लैंड क्लियर करते हो और उसके एवज में वो इलेक्टोरल बॉन्ड लेके देता है, तो इससे ज्यादा बड़ा भ्रष्टाचार तो मैंने देखा नहीं।
और ये तो राजनीतिक व्यभिचार है, राजनीतिक आर्थिक व्यभिचार है ये। उससे भी जाके आगे बोलूं तो क्या अशोक क्या भाई, क्या हाँ अशोक भाई, मैं एक चीज सिर्फ आपसे एक छोटा रिएक्शन, इसमें लोग ये भी आशंका जता रहे हैं कि जो हमारे देश से बहुत से लोग पैसा लेके भागे हैं, वो लोग भी इसमें डोनेशन दिए हैं। सिंपल सी बात है, सरकार कोई अधिकार है, ईडी कोई अधिकार है, सीबीआई को अधिकार है, इनकम टैक्स को अधिकार है, तो मेरे बैंक के अकाउंट में झांक सकता है, लोग मेरे फ्रिज में ढूंढ सकते हैं कि मैं क्या खा रहा हूँ, मैं क्या पहन रहा हूँ, मैं कहाँ जाता हूँ कहाँ नहीं जाता, पूरा ट्रैकिंग सिस्टम है क्योंकि हर जगह आधार कार्ड लिंक है। तो जब सरकार 24 घंटे मुझे निगरानी रखती है, तो मेरी सरकार जिसको मैंने चुनवा के दिया, उसको, उस राजनीतिक दल को जिसकी सरकार है, उसको पैसा किसने दिया ये जानने का अधिकार जनता को क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? इसमें अराजकता क्या होगी? और ऐसे कौन से डोनर है जो करोड़ों में दे रहे हैं? 9,000 करोड़ रुपए इलेक्ट्रल बॉन्ड से दिए हैं 2022 तक। तो ये 9,000 करोड़ देने वाले लोग कौन हैं? और यदि आप किसी राजनीतिक दल को चंदा देते तो उसमें शर्म किस बात की? यदि मैंने किसी राजनीतिक दल को चंदा दिया तो मैं बोलूंगा क्या मैंने दिया, उसमें क्या है? जी क्या जी जी अडानी जी ने पैसा दिया? क्या विजय मल्ल्या ने भी पैसा दिया, बॉन्ड दिए? और दूसरी इसमें बहुत एक आनंद जी, दूसरी एक बात जो है, ये बॉन्ड किसने लिए और किसने कैश किए? आपने बॉन्ड लिए सिर्फ एसबीआई को पता, आपने अशोक वानखड़े पार्टी को दिए, अशोक वानखड़े ने जाके कैश करवाए, अशोक वानखड़े ने आनंद जी का बॉन्ड कैश करवाया, ये एसबीआई को पता। एसबीआई को ये पता कि आनंद जी का बॉन्ड वानखड़े के पास गया, उनके पास सारा डाटा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बैंक है, तो ये जो सत्ता दल सत्ता में है, जो भी राजनीतिक दल, उनके पास वो एसेस हो सकता है। ईडी का भी वो जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो कानून है, उसमें एक क्लॉज है जिसमें ईडी इज अलाउड टू गो एंड नो अबाउट द डीलिंग्स ऑफ द बॉन्ड। जब ईडी भी पहचान सकती है, ईडी भी जा सकती है, तो फिर आम आदमी क्यों नहीं? सवाल ये है, सारा भ्रष्टाचार तो इलेक्ट्रल बॉन्ड में है। जी 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 जी। तो ये जो भ्रष्टाचार है, इसमें पहले दिन से मैं कहता हूँ वेयर इज मनी इन मनी लॉन्ड्रिंग। मोदी है तो मुमकिन है साहब, आजकल ऐसी बातें हो रही है, बिना मनी का मनी लॉन्ड्रिंग होता है। महुआ मोइत्रा के खिलाफ एथिक्स कमेटी के पास, एथिक्स कमेटी कहती है द ओरल प्रूफ्स, मौखिक सबूत दिए। आनंद जी आप मेरे से सीनियर है, आप सत्ता में पत्रकारिता में दोनों तरफ रहे हैं। मौखिक स्टेटमेंट होता है, ओरल स्टेटमेंट होता है, उस स्टेटमेंट को कोरॉबरेट करते हुए एविडेंसेस इकट्ठा किए जाते हैं जिसको प्रूफ कहते हैं, और फिर केस बनता है। ओरल एविडेंसेस कभी नहीं होते, लेकिन एथिक्स कमेटी ने ओरल एविडेंस को लेते हुए गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी कि महुआ मोइत्रा की पूरी विदेश यात्रा का लेखा जोखा दिया जाए, उसकी निजता की जो अधिकार है उसका हनन होगा बाकायदा। कल कोई भी आदमी किसी को कहे कि साहब ये ऐसा ऐसा हुआ है, और स्पीकर तुरंत एथिक्स कमेटी में, कल यदि मैं या आप कहूं कि फला फला बीजेपी के नेता ने पैसे लेके सवाल पूछे, मैं लेटर लिखूं, तो क्या तुरंत बिरला साहब उसको एथिक्स कमेटी में भेजेंगे क्या? सवाल ये है। जी जी। मैं एक और अशोक भाई इसी से रिलेटेड है, क्योंकि वो अब कोर्ट की बात कर रहे हैं तो जरा कोर्ट की एक बात और कर लें। सुप्रीम कोर्ट ने एक और ऑर्डर दिया, उसने महाराष्ट्र के स्पीकर जो इन लोगों की जो विधायकी है वो ठीक है, अवैध है, वैध है, रहेगी नहीं रहेगी, इस निर्णय पे कोई निर्णय नहीं करना है। इस एप्लीकेशन पे उनको सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया 31 दिसंबर तक शिंदे गुट वाला और 31 जनवरी तक पवार गुट वाले पे निर्णय लीजिए। हालांकि थोड़ा मेरी समझ में नहीं आया कि 31 जब डेट दे ही रहे थे तो भाई दोनों को एक साथ कर लीजिए, उसमें आगे पीछे का था, लेकिन अब ठीक है 31 दिन का उनको ज्यादा ग्रेस पीरियड मिला। नहीं, ये मैं ये मेरा आनंद जी सीधा सीधा है, इसमें मैं न्यायपालिका को भी कटघरे में खड़ा करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ एक कहावत है,
जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। 2 मई से मामला पेंडिंग है। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 7 महीने होंगे। क्या एक स्पीकर को सिर्फ क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन जानने के लिए 7 महीने लगते हैं? क्या हमारे स्पीकर का आईक्यू इतना कमजोर है? वो तो एक नामी वकील साहब है, महाराष्ट्र के स्पीकर, मुंबई हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। ऐसा क्या हुआ? क्या ये टाइम बाइंग मोशन है? क्या हमारे संविधान कर्ताओं ने कभी नहीं सोचा होगा कि इतने बेजवाबदार लोग इस राजनीति में आएंगे कि बड़े बड़े पोजीशन, स्पीकर पोजीशन जैसे पोजीशन पे बैठते हुए भी संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए लूप होल ढूंढने का प्रयास करेंगे? क्योंकि टाइम लिमिट दिया नहीं है संविधान ने, इसलिए आप इसको चाहे उतना टाइम करेंगे। कभी संविधान निर्माताओं ने ये नहीं सोचा होगा, उनको लगा होगा कि राज्यपाल एक ऐसे व्यक्ति को बनाया जाता है जिसको समझ है चीजों की। महाराष्ट्र में राज्यपाल, जो कैबिनेट ने डिसीजन लेके जो 12 नाम राज्यपाल के पास दिए थे विधान परिषद के लिए, 2.5 साल उस पर बैठे रहे। 2.5 साल तक वो नाम नहीं दिए उन्होंने, क्योंकि उसमें कब क्लियर करे इसका कोई टाइम लिमिट नहीं। एक रीजनेबल टाइम ये सोच के कि ये जो बैठे हुए लोग ये थोड़े जवाबदार होंगे, इतने बेजवाबदार और इतने पॉलिटिकली मोटिवेटेड। संविधान ये कहता है कि स्पीकर का पद हो, गवर्नर का पद हो, आप किसी भी राजनीतिक दल से पहले आपका इतिहास हो, लेकिन वहां जाने के बाद एक न्यूट्रल हो जाता है। लेकिन ये तो घोर, मतलब ये तो पूरा पार्टी चला रहे हैं गवर्नर हाउस से, या स्पीकर का चेंबर क्या ये पॉलिटिकल पार्टी का हेडक्वार्टर बन गया है क्या? यदि ऐसा कहे तो फिर कंटेम्प्ट होता है। लेकिन ये अपने आचरण में सुधार लाने का सवाल नहीं उठता। ऐसे लोगों का कंटेम्प्ट ही कैसा हो सकता है जिनका कुछ है ही नहीं। तो कुल मिलाकर न्यायपालिका ने भी इसमें नाउम्मीद ही किया। ये महाराष्ट्र की जनता के साथ धोखा है। वो जानना चाहती है कि ये सरकार लीगल है या इलीगल है। सर्वोच्च न्यायालय ने ये बोल के उद्धव को कि यदि आपने इस्तीफा नहीं दिया होता तो हम आपको रीस्टेट करते। इस बात से एक तो कंफर्मेशन हो गया कि ये सरकार इलीगल है। यदि ये इलीगल है तो ये सरकार अभी भी क्यों ढो रहा है महाराष्ट्र? संविधान की अवहेलनाएं कुछ क्यों हो रही है? सिर्फ इसलिए कि न्यायपालिका में देरी हो रही है। न्यायपालिका जब ये मांग रही है कि स्पीकर जब क्वालिफिकेशन वाला इशू पे डिस्कस करने बैठते हैं तो फिर वो ट्रिब्यून हो जाते हैं, वो स्पीकर नहीं रहते। इट बिकम्स अ ट्रिब्यून कोर्ट। अब इट बिकम्स अ ट्रिब्यून कोर्ट, देन द लॉ परमिट्स सुप्रीम कोर्ट टू इंटरवेन इन ट्रिब्यून कोर्ट। ये अवहेलने वाली बात नहीं है। ये स्पीकर की मर्यादा या लेजिस्लेटिव में न्यायपालिका घुस रही है वो वाली बात ही नहीं, अतिक्रमण वाली बात नहीं है। क्योंकि स्पीकर ceases to be a speaker once he sits on a chair to discuss the qualification and disqualification issue. It becomes a tribunal court. That is what the constitution says. जी जी जी। तो कुल मिलाकर ये जो हुआ, इसमें नेताओं ने तो महाराष्ट्र में जो गड़बड़ की है और जो इधर से उधर मेंढक जैसे कूदे हैं, 50 खोके और क्या बोके और क्या क्या सत्ता का मक्खन खाने के लिए कैसी विचारधाराएं बदलते हैं, हमने देखा। महाराष्ट्र में कोई राजनीतिक दल नहीं है जो कह सकता है कि नहीं मैं उजले माथे से जा रहा हूं। सभी ने अपने चेहरे काले करवा लिए हैं, मुंह काला करवा लिया है। ब्यूरोक्रेसी क्या करे? ब्यूरोक्रेसी तो खेल रही है उनके हाथ में। मीडिया बिका हुआ है। रही न्यायपालिका, न्यायपालिका अपने आप को इतनी असहाय समझती है तो फिर ये देश देखेगा किसकी तरफ? फिर हम न्यायपालिका को कैसा कहेंगे कि वो कस्टोडियन है संविधान के हमारे? ये चीजें जो है वो इतनी ब्लंटली हो रही है कि कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर लोग पूरी तरह से फ्रस्ट्रेशन से हावी है। और यही कारण है कि लोग महाराष्ट्र में, मैं आपको बता रहा हूं आनंद जी, सिर्फ चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। चुनाव में ये सबको अपना अपना चेहरा दिखाई देगा, कौन कितने पानी में।
ये मुझे जी लगता है। जी जी। मैं अभी अशोक भाई आपकी कर्म भूमि में गया था, मैं मध्य प्रदेश अभी होके आया, 2-4 दिन था वहां। एक तो ओवरऑल आपसे टिप्पणी ले लें जो अच्छा वहां भाई मैं मेरा जो रहा वहां मामाही का जोर है वहां। ये बाकी बड़े साहब छोटे साहब इनको तो कोई कुछ जानता ही नहीं, उनके लिए जो कुछ है अगर बीजेपी तो मामाही, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है जितनी जगह मैं घूमा। अमित शाह वहां जाके सबको धमकाने का काम कर रहे हैं, तो धमकाने का काम ये कर रहे हैं कि चूड़ी टाइट करते हैं तो नेक्स्ट डे वो आदमी भाग जाता है वहां से, फिर अनाप शनाप बातें कर बोल रहे हैं। तो उससे क्या फायदा हो रहा है क्या नुकसान, कोई कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं है। कांग्रेस की तरफ थोड़ा ये था कि भाई दिग्विजय सिंह और कमलनाथ में मतभेद है, तो कोई ऐसा मतभेद नहीं, वो तो साफ साफ है कि अगर अगर कांग्रेस जीतेगी तो कमलनाथ ही उसके चीफ मिनिस्टर बनेंगे। और बाकी दिग्विजय सिंह भी भाई वहां सीनियर पॉलिटिशियन है, चीफ मिनिस्टर रहे हैं, कोई घर बैठे नहीं हुए हैं कि संन्यास ले लिया है। भाई उमा जी तो चली गई हैं वहां पे, कहाँ कहीं पहाड़ में ऋषिकेश चली गई हैं, तो वो अगर ऋषिकेश नहीं गए वहीं बैठे हैं। मैं एक एक तो इस पे आपकी एक टिप्पणी चाहूंगा कि अभी तक मध्य प्रदेश को आप कैसे देख रहे हैं वहां के इलेक्शन को। एक और चाहूंगा, एक वहां पे है सुरेंद्र पटवा जी, पटवा जी के जो चीफ मिनिस्टर साहब थे उनके लड़के, उनका नॉमिनेशन कल जो चुनाव अधिकारी उसने रोका है। अब मेरा जो समझ में आता था कि नामांकन पत्र या तो एक्सेप्ट होता है या रिजेक्ट होता है वो कोई रोका नहीं जाता है। और बात ये बताई जा रही है कि उनके ऊपर कुछ 680 से ज्यादा 680, उनकी उम्र 59 साल है। अगर वो पैदा होते ही हर महीने एक अपराध कर रहे होते तब वो आज हर महीने मतलब पैदा होते ही हर साल अगर 12 अपराध कर रहे होते तब 680 पे पहुंचते। तो उन भाई साहब ने 150 ही अपने मुकदमे बताए हैं, 500 से ज्यादा मुकदमे नहीं बताए हैं, जिसमें से 150 चेक बाउंसिंग के हैं। मैं सिर्फ पूछ रहा हूं उधर उधर अपने जो कैलाश विजयवर्गीय साहब हैं वो तो शिरोमणि है, उन्होंने बलात्कार वाला मामला जो उनका चल रहा है वेस्ट बंगाल में उसका वो देखिए। मैं ओवरऑल पिक्चर और स्पेशली पटवा जी के बारे में मैं थोड़ा हतप्रभ था इस न्यूज के साथ कि एक व्यक्ति पैदा होते ही अगर अपराध करने लगे। देखिए आनंद जी, मैं उस अपराध में भी नहीं जाता। जब अमित शाह जी ने भोपाल में ये कहा कि जो अधिकारी कमल का साथ नहीं देगा उनको देख लिया जाएगा, तुरंत सूचना दे दीजिए ऊपर इलेक्शन कमीशन में, उनकी व्यवस्था की जाएगी। तो अधिकारी ऐसा ही कमल को साथ देंगे। किसी भी अधिकारी को किसी का भी फॉर्म एक्सेप्ट करने का रोकने का कोई अधिकार नहीं होता। हर कोई आदमी फॉर्म जमा करता है, चाहे अधूरा जमा करे, वो फॉर्म लेना उसका दायित्व है। उसके बाद में नेक्स्ट प्रोसेस होता है स्क्रूटिनी ऑफ द फॉर्म। स्क्रूटिनी ऑफ द फॉर्म में फॉर्म इनकम्प्लीट हो तो रिजेक्ट होता है। स्क्रूटिनी ऑफ द फॉर्म में यदि कोई दूसरा ऑब्जेक्शन लेता है तो उसको ओवर रूल करना या उसको एक्सेप्ट करना, ये उस इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन का जो अधिकारी होता है, रिटर्निंग ऑफिसर, ये उसका काम होता है। उसके बाद विड्रॉल होता है। विड्रॉल के बाद फाइनल लिस्ट लगती है, चुनाव होता है। यदि किसी ने कोई चीज छुपाई हो तो आप उसके खिलाफ जा सकते हैं, कोर्ट में केसेस जाते हैं। कई हमारे देश में ऐसे केसेस हुए हैं कि 2-2 साल एमएलए रहने के बाद वो एमएलए शिप खारिज हुई उसकी, क्योंकि उन्होंने कुछ छुपाया था चीज को। लेकिन फॉर्म ही रोकना, एक्सेप्ट ही नहीं करना, ये तो सुरेंद्र पटवा जी के बेसिक अधिकारों का हनन है। लेकिन अब मध्य प्रदेश में यही हो रहा होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो बौखलाहट मची हुई है बीजेपी में, मामा को ये डिक्लेयर नहीं कर रहे मुख्यमंत्री, तो मामा खुद ही जनता में बोल रहे हैं, बताओ तुमको मामा और चाहिए कि नहीं चाहिए। मामा ने वही मोदी वाली लाइन ले ली, तो मामा वहां भारी पड़ रहे हैं। इन्होंने जो दादागिरी से उम्मीदवार पहले दूसरे लिस्ट में उतारे, वहां इतना विरोध हुआ, इतना विद्रोह हुआ, और विद्रोह लगातार हो रहा है। अब विद्रोही सुनने के मूड में नहीं है। तो अब जब बुंदेलखंड, खासकर इस क्षेत्र में, ग्वालियर चंबल वाले क्षेत्र में जब अमित शाह गए ग्वालियर संभाग में, तो उन्होंने तो एक बात और कही थी जो बहुत ही बड़ी हास्यास्पद बात है। उन्होंने कहा कि जो शादी के फूफा गुस्से में है, नाराज है, मतलब जो जितने भी डिसिडेंट है, विद्रोही है, एक बार समझाओ, नहीं समझाओ तो छोड़ दो, अपने औकात पे आ जाएंगे। लेकिन फिर एक काम करो कि बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेताओं को दाना पानी देना शुरू करो।
उनको मजबूती दो, वो कांग्रेस के वोट काटेंगे तो हम जीत जाएंगे। तो उनके एक नेता ने ये कहा कि भाई साहब, ये जो समाजवादी और बहुजन समाजवादी पार्टी के जो चुनाव लड़ रहे लोग, ये तो बहुत सक्षम है पैसे से, मतलब दाना पानी। तो उन्होंने कहा कि राजनीति में जो पैसा कमाता है वो खर्चा नहीं करता। तो ये दाना पानी देने की भी बात हो रही है, क्योंकि इनका खुद का दाना पानी मध्य प्रदेश से उठता हुआ नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान से यदि बीजेपी का दाना पानी उठ गया तो 2024 में यकीनन ये दाना पानी दिल्ली से भी उठ जाएगा। इसलिए मध्य प्रदेश में बीजेपी की बहुत बुरी स्थिति है। कांग्रेस में भी थोड़ा विद्रोह हुआ, लेकिन वो बाकायदा इकट्ठा करके उन्होंने प्रयास किया बुझाने का। रही बात कमलनाथ की और दिग्विजय की, आनंद जी, मैं कमलनाथ और दिग्विजय की दोस्ती को बहुत सालों से जानता हूं। ये दोनों एक दूसरे के पास बैठेंगे तो कमलनाथ कई बार ये भी मेरे सामने व्यक्तिगत रूप में कमलनाथ जी ने कहा कि ये दिग्गी राजा को समझ में नहीं आता, कुछ भी बोलते हैं। और दिग्गी राजा भी बोलते अरे कमलनाथ जी को थोड़ा समझा करो, वो दिल्ली में रहे, उनको समझता नहीं मध्य प्रदेश। इसके मायने ये नहीं कि एक दूसरे के दुश्मन है, एक दूसरे के दोस्त है। आज कमलनाथ के रथ के सारथी है दिग्विजय। दिग्विजय पूरा चुनाव प्रबंधन देख रहे हैं। दिग्विजय ने मोस्ट डिफिकल्ट सीटें जो 4-4 बार 5-5 बार कांग्रेस हारी है, उन सीटों का जुम्मा लेके वहां पे लगातार काम कर रहे हैं। और जैसे ही उन्होंने उस दिन कहा, दिग्विजय का कल्याण अपना कमलनाथ जी का जो एक वीडियो बाहर आ गया था कि भाई आप तो दिग्विजय के कपड़े फाड़ दो, मैं क्या करूं, उन्होंने टिकट दिया। उसके बाद कमलनाथ का एक और वीडियो आया, उन्होंने कहा कि भाई मैंने तो तय कर लिया है कि मैं जैसे ही मुख्यमंत्री बनता हूं या किसी पोस्ट पे चला जाता हूं, गाली खाने का टेंडर जो है मैंने दिग्विजय जी को दिया कि भाई अब मैं काम करूंगा और जितने लोग गाली देंगे वो गाली का जिम्मा आप उठा लेना। और दिग्विजय ने हंसते हुए कहा कि अरे भाई ये तो मेरा अधिकार है और मैं उठा लूं। तो कुल मिला के मध्य प्रदेश में बीजेपी को बहुत अच्छा एज है। राजस्थान में हाँ ये जरूर है कि जब ईडी ज्यादा एक्टिव हो जाती है तो आप समझ लीजिएगा कि राजस्थान में बीजेपी की स्थिति कमजोर दिखाई दे रही, इसलिए ईडी को उतारा। ये हुकुम का पत्ता है ईडी को टाइम पे उतारते हुए। लेकिन अब जनता समझती है कि जहाँ ईडी पहुंचती है तो लोगों को लगता है कि ये आदमी भारी पड़ रहा है मोदी जी को, इसलिए ईडी पहुंचाई। अब ईडी और भ्रष्टाचार को लेकर कोई आमने सामने बात होती नहीं, मुझे लगता है। राजस्थान में इन्होंने जरूर प्रयास किया राजमाता को, मतलब राजमाता कह रहा हूँ, महारानी साहब को, वसुंधरा जी को थोड़ा टिकट विकेट देने का, लेकिन अभी भी कुछ टिकट फंसे हैं वसुंधरा जी के, और ये टिकट क्लियर नहीं हुए तो वसुंधरा फिर भी जो तेवर अपना है वो अपना सकती है, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए राजस्थान में भी अभी के दृष्टि से आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो मुझे आज भी राजस्थान में कांग्रेस का एज अच्छा दिखाई देता है। छत्तीसगढ़ में तो वे आहेर है कांग्रेस। कुल मिला के इन 3 राज्यों में मुझे अभी कांग्रेस प्लस में दिखाई देती है। देखते हैं कि जैसे जैसे चुनाव होते हैं और क्या क्या नए नए शगुफे आते हैं, किस किस को और दाना पानी मिलता है, किसका दाना पानी घटता है। तो अब जी ये सारा जी दाना पानी पे पड़ा हुआ है। जी, मुझे तो एक और चीज का इंतजार है कि कब अमित शाह साहब जाके मिजोरम में कहते हैं चीफ मिनिस्टर साहब को कि आपको स्टेज शेयर करना ही पड़ेगा, करते हो आप, इसके बिना नहीं कर सकते। देखिए क्योंकि अब तो चुनाव, मिजोरम में जाते कि नहीं जाते, क्योंकि कल जो मणिपुर में हुआ, एक डीएसपी रैंक के अधिकारी की गोली मार के हत्या की गई। अब पहाड़ों से फायरिंग हो रही है, कुकीज ने रास्ते जाम कर दिए हैं। तो मणिपुर की स्थिति बद से बदतर हो गई है। मैं आज भी आपके ही कार्यक्रम के थ्रू मैं सरकार को रिक्वेस्ट भी करता हूं कि छोड़ दीजिए यूक्रेन और रशिया का झगड़ा, छोड़ दीजिए हमास और इजराइल, एक बार मणिपुर की तरफ देखिए, क्योंकि वो भारत का अविभाज्य अंग है, वो हमारा राज्य है, हमारे भाई रहते हैं वहां पे। और 3 मई से मणिपुर जल रहा है, आज 7, 8, 9 महीने हो गए और मणिपुर लगातार भड़क ही रहा है, आग शमने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये दुर्भाग्य है इस देश का। सही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक भाई इस चर्चा के लिए। और अगले हफ्ते तक मेरे ख्याल में तो सारा पॉलिटिकल चीजें सब सेट हो चुकी होंगी, सारे कैंडिडेट और सारे वो, तब थोड़ा एक बार विश्लेषण केवल इलेक्शन का करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। धन्यवाद।